दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर मॉडल सेट जो है इंटरनेट पे जारी कर दिया है। और यह जो है आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स का हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2021 के लिए, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे जारी किया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जो है आपका एक मॉडल दिया गया है, जिससे कि आप अपना जो है देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल 70 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्न को आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझाकर आपको फुल सॉल्यूशन आपको हम कराने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। और दोस्तों, इसमें 70 क्वेश्चन में से आपको इससे रिलेटेड और भी जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको इसमें हम कवर कराते हुए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको काफ़ी अच्छा तरह से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है, ठीक है। सभी प्रश्न को अच्छे तरह से समझाया गया है ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए और आसानी से आप याद रखें एग्ज़ाम तक, ठीक है, और वहाँ पे जाकर आप सही आंसर कर सकें। इसलिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सभी प्रश्नों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया हुआ है ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 70 का 70 क्वेश्चन आपको पूरी अच्छा तरह से एकदम शानदार तरीके से बताया हुआ है। आप 70 के 70 क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी से कहने का मतलब इससे हो सकता है कि अधिकांश प्रश्न आपको आ जाए, ठीक है। इसलिए आपका बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया हो गया है फिजिक्स का जो है उसी का सोल्यूशन है। और दोस्तों, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया हुआ है, तो आप अच्छी तरह से इसे देखिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर इज, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड नियर, आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जा रहा है चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर के, ठीक है, नियर में। तो यहाँ पे आवेशित समतल चालक के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है, तो वह होता है E होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा प्लेट के लिए जो होता है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यही अगर सीट दिया हुआ रहता तो मेरा बी ऑप्शन होता, ठीक है। सीट दिया हुआ रहता यानी कि मेरा सीट के लिए रहता तो यह मेरा जो होता है बी ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लेन के लिए पूछा जा रहा है कि प्लेन कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी इज करेक्ट। यानी आपको पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है दोस्तों कि आपका ई और भी में जो करेक्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो ई इक्वल टू जो है होता है माइनस डी वी बटा के डी आर होता है, ठीक है। मेरा माइनस डी वी बटा के डी आर होता है, यह क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो मेरा जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ई इक्वल टू माइनस डी वी बटा का डी आर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो मेरा ए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है, यानी 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है, कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या होगा स्फेरिकल कंडक्टर 9 किलोमीटर रेडियस वाले का। तो यहाँ पे देखिए आपको बताएं कैपेसिटी बराबर जो होता है क्या होता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो यहाँ से देखिए आपको निकालना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो आप पढ़े होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है, 10⁻9 होता है। तो अगर इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है। इतना मेरा वैल्यू आ जाएगा, इसका इतना वैल्यू आ गया। और मेरा जो रेडियस दिया हुआ है 9 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 और किलोमीटर को अगर मीटर में आप चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से 9 कट गया, और ये जो है 3, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो अगर आप काटते हैं तो कितना बच जाएगा, मेरा 10⁻6 बच जाएगा। इसी को अगर आप ऊपर भेजते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 10⁻
-6 आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है माइक्रो होता है, यानी कि मेरा C बराबर निकल गया 1 माइक्रो फैराड, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6, तो मेरा 1 माइक्रो फैराड आ गया। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे जो होगा कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जो हो जाएगा स्फेरिकल कंडक्टर का जिसका रेडियस 9 किलोमीटर है वह 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, माने यानी कि पैरेलल प्लेट के लिए जो मेरा जो कैपेसिटेंस होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा के डी होता है। ठीक है, कैपेसिटी वाला क्या होता है, तो मेरा ए होता है। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे ई आर भी ऐड किया हुआ है। ई आर जो हो गया एप्सिलॉन नॉट जो होता है मैंने दो जो प्लेट है उसके बीच जो है कहने मतलब जो मेरा जो मीडियम है उसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो मेरा ई आर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट ई आर और ए बटा के डी हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। ई आर मेरा कौन है, जो प्लेट है, प्लेट के बीच के मेरा जो मेरा परमिटिविटी है वही रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको मेरा जो है ये फार्मूला आप जानते होंगे, तो इसी में ई आर ऐड कर देना है। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर यानी बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और भी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज करेक्ट, यानी जो है जी जो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और भी जो है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। तो आपका करेक्ट रिलेशन क्या होगा, तो मेरा जो वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर के अपेक्षा। ठीक है, आपको याद रखना है जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वह ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर में। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा राइट हो जाएगा, यानी मेरा जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर से अधिक होता है। तो आपको यहाँ पे और बताया वोल्ट मीटर हो गया, यह गैल्वेनोमीटर होता है, और एक एमीटर होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है ये दोनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रख लेना है, वोल्ट मीटर का सबसे अधिक, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का, उसके बाद एमीटर का। ठीक है, एमीटर जिससे कि हम लोग धारा को मेजर करते हैं। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या काम है, तो यह जो होता है प्रतिरोध को मेजर करता है यानी रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन जो है इसका मैंने समान है, मैंने किस तरह दोनों का वर्क सेम है, तो विभव मापी, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज या गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मीटर ब्रिज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि मीटर ब्रिज से भी हम लोग रेजिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मीटर ब्रिज। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो काम है वह रेजिस्टेंस को मेजर करना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उच्च और निम्न यानी हाई और लो दोनों रेजिस्टेंस को मेजर कर लेता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी जो वर्क है वह रेजिस्टेंस को मेजर करना था, इसलिए मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मीटर ब्रिज। क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके पहला ऑप्शन है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, तीसरा द्रव्यमान पर और चौथा पदार्थ के प्रकृति पर। एक द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास और नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वायर का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, यानी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी मेरा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अगर पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो यह लंबाई पर भी हो जाता है, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर भी हो जाता है और पदार्थ के प्रकृति पर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में करा है कि किरहॉफ, दोस्तों यहाँ पे किरहॉफ यहाँ पे लिखा जाता है लेकिन किरचॉफ्स हम लोग पढ़ते हैं, किरचॉफ्स पॉइंट रूल के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। दोस्तों यहाँ पे किरचॉफ रूल में जो पॉइंट रूल में जो होता है वह कौन से भौतिक राशि जो होती है संरक्षित होती है, ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ पॉइंट रूल, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम या मास। तो दोस्तों कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन
किरचॉफ्स पॉइंट रूल क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। कहने का मतलब इस तरह से कोई करंट है, इस तरह से यहाँ पे अगर ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर का यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर का आ रहा है, तो जितना आता है उतना ही आउटपुट निकलना चाहिए। ठीक है, यही जो है पॉइंट रूल। तो 2 2 और 3 कितना हो गया, 5 एम्पियर मैंने इन हो रहा है, तो आउटपुट भी होगा 5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, यही जो है पॉइंट रूल है। तो इसमें जो होता है कहने का मतलब जितना चार्ज है यह कंजर्व रहता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, आप समझ गए कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल, ये चार्ज हो जाएगा, यानी मेरा जो है आवेश जो हो जाएगा, भौतिक राशि जो है संरक्षित रहता है आवेश। यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। दोस्तों धारावाही चालक यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर, मैंने कंडक्टर के अंदर जो इस इलेक्ट्रॉन का जो होता है मोशन किस तरह का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब जब कहने का मतलब करंट फ्लो करता है तो इस तरह से मेरा जो होता है मेरा करंट मैंने इस तरह से मेरा जो है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनता है, यानी मेरा जो है मैंने पहले इंक्रीज होता है, फिर इसका मोशन जो है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज, इस तरह से होते रहता है। यानी मेरा इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो करने का मतलब मोशन रहता है, मैंने अंदर उसका गति रहता है वह त्वरित रहता है, यानी एक्सेलरेटेड रहता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे एक्सेलरेटेड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की शक्ति होती है यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम करवा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए P इक्वल टू होता है, आप फार्मूला पढ़ेंगे वी आई। ठीक है, हम भी बहुत बार बताया है, तो वी आई होता है, और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे V इक्वल टू जो होता है आई आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं आई बराबर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V बटा के R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की जगह पे वैल्यू पुट करिएगा तो V इंटू वी बाई आर, इसी को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज V स्क्वायर बाई आर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और ये मेरा भी होता है पावर के बराबर ही होता है। और यहाँ पे एक और आपको बता देते हैं कि यहाँ से अगर V की जगह पे ये वाला सिर्फ धरिएगा इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P बराबर आपको एक और फार्मूला निकल के आएगा आई स्क्वायर बाई आर, ये भी आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए दोस्तों, ठीक, आपके अगल बगल का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि आपका इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये सभी भी याद रखिएगा। ये मेरा पावर ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया, 3 फार्मूला यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो मेरा जो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स के लिए जो करेक्ट है वह क्या है, तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि F इक्वल टू होता है वह Q V क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह का वेक्टर होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू होता है Q V क्रॉस बी होता है वेक्टर V क्रॉस इंटू वी, जो यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। यानी कि आपको ये देख कर पहला ऑप्शन देख कर दोनों सेम ही लग रहा है, इसको मत मार दीजिएगा क्योंकि यह जो है गलत ऑप्शन है। मेरा ए आपको याद है हमेशा रखना है, क्योंकि F बराबर हम लोग पढ़ते हैं कि Q V B इस तरह के साइन थीटा है, यही मेरा पढ़ते। ठीक है, तो मेरा यही जो है रिलेशन आपको याद रखना है इसी को, तो मेरा हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है यानी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वह जो होता है वेबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है वेबर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, पहले भी हम करवा चुके हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह वेबर होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो, ठीक है, सिर्फ प्रतिरोध हो तो उसका गुणांक शक्ति गुणांक है, यानी द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 1, ये आपका रेजिस्टेंस 1 ले दिया, खाली सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसका जो है आपको पावर फैक्टर बताना है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस सिर्फ दिया हुआ रहता है तो उसका पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन, अगर आपको एल और आर दिया हो रहता है, एल और आर दिया हो रहता है तब इसका जो पावर फैक्टर होता है ये होता है। ठीक है, एल और आर यहाँ पे रहेगा तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मेरा ए यहाँ पे 1 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और एल आर रहता तब मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, यानी द रूट मीन
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, यानी आपको अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, तो आपको बताया कि आई नॉट बटा के अंडर रूट, दोनों में रिलेशन जो होता है ये होता है, तो यानी पीक वैल्यू के बटा अंडर रूट टू, मेरा शिखर मान, शिखर धारा का मान और अंडर रूट टू, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है पीक करंट बटा के अंडर रूट टू सी ऑप्शन में है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी बार ये भी प्रश्न हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में सही संबंध है। दोस्तों एक मैग्नेट कहने का मतलब यहाँ पे आपको देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। दोस्तों इस तरह से अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेट है, तो यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ से कहने का मतलब जो मैग्नेट के बीच का जो दूरी होता है वह ज्योमेट्रिक लेंथ होता है मैग्नेट का। ठीक है, और यहाँ से पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको जो होता है हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, Lm होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा Lg हो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है वह बड़ा होता है और Lm जो होता है वह छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि Lm बराबर जो होता है, Lm बराबर आपको एक फॉर्म हम बताए थे भी, क्वेश्चन कराएंगे, Lm बराबर 0.82 Lg होता है। ठीक है, ये रिलेशन हम आपको पहले भी बताए हैं कि Lm बराबर 0.82 Lg होता है। ठीक है, तो इसी से अगर आप रिलेशन अगर यहाँ पे हमें देखिए Lg के बराबर में दिया हुआ है, तो Lg को अगर इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कि Lm बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Lm बराबर 5/6 और Lg हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अगर निकल कर आएगा तो मेरा जो है कहने का मतलब इसी को मेरा ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे अगर मैंने कहने का मतलब इसको अगर इस 5/6 को अगर मैंने इसको वैल्यू निकालेगा तो इसके बराबर लगभग आ जाएगा, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, कहने का मतलब मेरा जो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के जो बीच संबंध है इस सही रिलेशन जो हो जाएगा Lg/6/5 Lm। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इफ BH इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे आपको देखिए बताते हैं कि इस तरह का कहने का मतलब BH जो है चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। ठीक है, कहने का मतलब यह मेरा जो है अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र BH दिया हुआ है, यहाँ से डेल्टा जो है यह नमन कोण दिया हुआ है। तो आपको जो पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही संबंध होगा, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो सही संबंध होगा वह क्या होगा, तो ये देखिए इस तरह का मेरा जो हो गया चुंबकीय क्षेत्र का हो गया, अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कहने का मतलब मेरा जो पढ़े होंगे आप कि बी यहाँ पे निकालेंगे बी कॉस डेल बराबर जो हो जाता है BH हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप हम निकालते हैं बी बराबर हमें निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, BH/के कॉस डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा जो है ए ऑप्शन में दिया हुआ है BH/के कॉस डेल, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ BH इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, तो अभी आपको बताया हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया और डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिप है, तो यहाँ पे जो निकल कर जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ निकल के आ रहा है वह ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है, कहने का मतलब द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, तो यहाँ पे आपको देखिए बताते हैं कि कहने का मतलब यहाँ पे आई बराबर आप पढ़े होंगे कि M/V होता है। ठीक है, M मेरा जो होगा डाइपोल मोमेंट हो गया और ये मेरा टोटल कहने मतलब टोटल मोमेंट बटा के टोटल वॉल्यूम। तो मोमेंट का यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ से एक कहने का मतलब कट जाएगा 2 तो बच जाएगा 1, तो यानी एम्पियर पर मीटर हो गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, एम्पियर पर मीटर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर है एक बिंदु, एक सरल रेखा, एक क्षैतिज तल, एक ऊर्ध्वाधर तल, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए पॉइंट, ए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल प्लेन। तो दोस्तों
मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है यह एक वर्टिकल प्लेन होता है यानी ऊर्ध्वाधर तल होता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है दोस्तों, यह जो होता है कहने का मतलब किसी भी एंगल का जो होता है पृथ्वी के मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी लाइन का जो होता है एंगल को मेजर किया जाता है। तो यह जो है वर्टिकल प्लेन होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, ठीक है, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो है मैग्नीफाइंग पावर पूछा जा रहा है माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बराबर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ए 1+d/f हो जाएगा, ठीक है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी वस्तु डी यानी 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा मैग्नीफाइंग ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन यही अगर कोई भी कहने का मतलब अनंत पे रखा हुआ है तो उसके लिए जो होता है मैग्नीफाइंग पावर वो d/f होता है, ठीक है। अनंत पर अगर कोई रखा हुआ वस्तु तो उसके लिए यह होता है, लेकिन कहने का मतलब डी के दूरी पर रखा हुआ है तो इसके लिए मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर कह रहा है दोस्तों कि सामान्य आँख लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, इसका आप आंसर आप जरूर इसका सी सोच रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस का जो नॉर्मल आई लेंस होता है हम लोग का आँख का जो होता है उस लेंस का जो है फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वह 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है 2 सेंटीमीटर। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होता है वह डी होता है, ठीक है। कहने का मतलब निकट बिंदु पॉइंट होता है, ठीक है। यानी मेरा सी ए जो होता है निकट बिंदु पॉइंट होता है, इसे जो है डी 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यह बी जो है मेरा यहाँ पे फोकस दूरी दिया यानी फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि हीरा का क्रांतिक कोण होता है, यानी आपको डायमंड का जो है क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है। तो हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है दोस्तों यहाँ पे आपका जो करेक्ट है मेरा ए ऑप्शन 24.41 डिग्री, ठीक है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ऑप्शन आपको याद कर लेना है, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24.41 डिग्री। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, आप अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि दो सर्पिकित उत्तल लेंसों को का समतुल्य लेंस होता है, यानी द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेस इन कॉन्टेक्ट इज। कहने का मतलब 2 उत्तल लेंस को अगर आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो मेरा जो फाइनल जो समतुल्य लेंस बनेगा वह क्या होगा, तो ऑब्वियसली मेरा उत्तल लेंस ही बनेगा, ठीक है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप दो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं यानी दोनों को सटाकर अगर रखते हैं तो इक्विवेलेंट लेंस मेरा जो होगा वह कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब एक उत्तल होगा और एक अगर अवतल लेंस रहे तो अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का रहेगा तो जिसका फोकस दूरी अगर कम रहेगा वही जो मेरा लेंस बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है जिसका फोकस दूरी कम रहेगा, एक उत्तल लेंस एक अवतल, तो दोनों में से जिसका फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कम रहेगा वही मेरा फाइनल मेरा इक्विवेलेंट लेंस बनकर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस दिया हुआ तो मेरा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, इसे बार बार आपको काफ़ी बार कराया भी गया है कि प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत है, यानी कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल यह क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते होंगे, इसका जो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। कहने का मतलब द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज। तो नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। इसका जो होगा 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नॉर्मल आँख के लिए जो होता है फोकल लेंथ पूछा जा रहा था कितना, तो वो 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर क्या बताए थे कि नॉर्मल आँख के लिए जो है फोकल लेंथ, ठीक है। हमारे आँख का लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होता है 2 सेंटीमीटर यहाँ के है, लेकिन यहाँ पे सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, तो मेरा 25 सेंटीमीटर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में करेक्ट, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सी घटना सही है, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवीकरण। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी रेनबोज का जब निर्माण होता है तो कौन सा
प्रोसेस जो होता है, कौन सा फेनोमेना जो होता है वह कारण रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो यह डिपर्सन हो जाएगा। ठीक है, डिपर्सन मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिपर्सन के कारण जो होता है मेरा जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो हवा में जो है मेरा जो वर्षा के बूंदे लटके हुए रहते हैं, तो उसके कारण जो होता है जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे तो सबसे पहले अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद टोटल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद जो होता है डिपर्सन होता है। ठीक है, डिस्पर्सन होने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन कौन सा घटना होता है। यहाँ पे एक कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होता है कहने का मतलब यह अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अपवर्तन हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर डिपर्सन हो रहा है, यानी 3 घटना यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डिपर्सन यानी वर्ण विक्षेपण ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो कहने का मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। यहाँ पे जो करेक्ट कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर किसके लिए होता है, किस कलर ऑफ लाइट के लिए, तो वॉयलेट कलर के लिए होता है। ठीक है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे वॉयलेट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस रंग का प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैगनी कलर के लिए होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बैगनी कलर। तो मिनिमम किसका हो जाएगा, तो लाल के लिए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है अधिक होता है तो यह बैगनी ही हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पाथांतर होता है, यानी द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो होता है पाथ डिफरेंस होता है वह क्या होता है कि 2n + 1 λ/2 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा, 2n ± 1 λ/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस भी रह सकता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर पाथ डिफरेंस पूछता तो मेरा ए ऑप्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि कहने का मतलब रचनात्मक व्यतिकरण के लिए अगर पूछता तो मेरा ए ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टिव पूछा जा रहा है, विनाशकारी जो पूछा जा रहा है, तो मेरा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति के लिए निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है, यानी प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति है, यह कौन सा घटना जो है पुष्टि करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कन्फर्म द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ द लाइट, यानी ट्रांसफर वेव नेचर ऑफ लाइट है जो कौन फिनोमेना के कारण कन्फर्म होता है। ठीक है, मैंने वेरीफाई होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक है, पोलराइजेशन के कारण जो होता है कोई भी जो है मैंने वेव, बाकी ये सब रिफ्लेक्शन है, डिपर्सन है, इंटरफेरेंस से पता नहीं चलाता कि जो लाइट जो है नेचर ऑफ लाइट है वह डाइवर्स है, लेकिन पोलराइजेशन से हम लोग को पता चल गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि अवरोध के किरणों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ एन ऑप्टिकल इज कॉल्ड, यानी आपको ये भी प्रश्न आपको करा चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाता है विवर्तन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश अवरोध के किनारों पर जो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है तो विवर्तन कहलाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी बार आपको कराए हैं, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि चांदी का कार्यफलन होता है, चांदी का यानी वर्क फंक्शन ऑफ ए सिल्वर इज। तो कोई वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन जो हो गया कहने मतलब इस तरह मेरा चांदी है। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने कितना एनर्जी हम आप इसको प्रोवाइड कराएं कि इसके सतह से मैंने सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन कहने मतलब बाहर निकलने लगे। ठीक है, तो ये इसी को जो है वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी के लिए जो होता है आपको वैल्यू याद रखना है, इसका जो होता है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको चांदी का कार्यफलन होता है तो यह 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, बताया आपको कि वर्क फंक्शन क्या है, कितना एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कराएं किससे मैंने सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन जो है इमिटिएट करने का मैंने बाहर निकलने लगे, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है, प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार आपको कराएं जो दोस्तों इसे, तो इसे आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। आपको ये जूल सेकेंड भी आपको याद रखना है, यूनिट याद रखना है, और इसका डायमेंशन भी आपको याद रखना है, क्या होता है ml² T⁻⁻1 होता है। ठीक है, आप डायमेंशन भी याद रखिएगा और यूनिट भी याद रखिएगा और वैल्यू भी याद रखिएगा। तीनों में से कोई भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि
ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, लेकिन इससे रिलेटेड और प्रश्न पूछ सकता है। जितने भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न बनते जा रहे हैं, हम सभी आपको बताते जा रहे हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपका दोस्त की भी इससे मदद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, यानी डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज। तो दोस्तों, आपके मास पूछा जा रहा है, फोटोन का जो मास होता है वह क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे, कहने का मतलब मेरा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, h/m/c होता है। ठीक है, h/m/c होता है। तो एच मेरा प्लांक कांस्टेंट, m हो गया मास हो गया, c मेरा लाइट ऑफ वेलोसिटी है, मेरा वेवलेंथ। तो m बराबर पूछा जा रहा है, m बराबर, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा एच वाई के सी लैम्डा आ जाएगा। सी लैम्डा आ जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हो, एच वाई के सी लैम्डा, मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए एच वाई के सी लैम्डा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोटोन के गतिक द्रव्यमान होता है एच वाई सी लैम्डा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैज्ञानिक परिसर में है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में पूछा जा रहा है कि कौन सा सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में है। तो देखिए, आपको बता देते हैं यहाँ पे जो है लाइमन श्रेणी जो होता है, लाइमन श्रेणी जो है यह जो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाइमन श्रेणी जो है, लाइमन सीरीज जो है यह अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, लेकिन बामन श्रेणी जो होता है, बामर श्रेणी वह जो होता है विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी कराया है, जो वामर श्रेणी है वह विजिबल रीजन में रहता है, और वामर श्रेणी के बाद जो भी है वह जो है इंफ्रारेड रीजन में रहता है। ठीक है, यानी पासन श्रेणी हो गया और ब्रैकेट सीरीज हो गया, ये सब जो हो गए, ये सभी जो है यह जो होता है इंफ्रारेड रीजन में रहता है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइमन हो गया, और बामर में हो गया जो विजिबल रीजन में हो गया बामर, और बाकी जो सभी है वह जो है इंफ्रारेड रीजन में रहता है। ठीक है, आपको सभी को याद रखना है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है, नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणुविक घटना, या स्वतः स्फूर्ति घटना। यानी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा जो है अप्लीकेबल नहीं है। तो यह न्यूक्लियर फिनोमेना है, ये भी करेक्ट है, और नेचुरल फिनोमेना कहने का मतलब रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट जो होता है उससे जो है कि उसका जो रे होता है वो अल्फा बीटा गामा जो होता है वो सभी निकलते रहता है। तो यह नेचुरल फिनोमेना हो गया, और यह जो स्वतः स्फुरित घटना यानी स्पॉन्टेनियस फिनोमेना भी है, लेकिन एटॉमिक फिनोमेना नहीं है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यानी मैं सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सभी जो घटना हो रहा है यह मैंने अप्लीकेबल है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन ये एटॉमिक फिनोमेना जो है नहीं है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कहा कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर, फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो फास्ट मूविंग अल्फा की किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और एक गामा किरणें और एक्स किरणें जो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है बीटा किरणें होता है, बीटा रेज, यानी बीटा रेज में होता है जो इलेक्ट्रॉन का मूविंग होता है। ठीक है, लेकिन अल्फा कण में जो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है, और गामा में होता है, गामा रेज में होता है फोटोन्स होता है, और एक्स रेज में भी फोटोन होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने मतलब तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है यह जो होता है बीटा रेज होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में देखिए, अभी अल्फा कण होता है, अभी आपको जस्ट बताएं कि अल्फा कण जो होता है वह क्या होता है, तो हीलियम न्यूक्लियस होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस। काफ़ी इजी प्रश्न है, डायरेक्ट आपको सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में कह रहा है कि प्रेसी एंटीना का प्रसार डी और टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है, यानी कि the relation among range of transmitting antenna d, height of TV ट्रांसमिशन टावर h, रेडियस ऑफ अर्थ r इज। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट रिलेशन होता है वह d इजक्वल टू 2HR होता है। ठीक है, 2HR होता है। तो मेरा जो है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, बी ऑप्शन में दिया हुआ d इजक्वल टू 2HR के अंडर रूट, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, इससे जो है न्यूमेरिकल भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो हम और एक वीडियो हम आपको सिर्फ आपको न्यूमेरिकल के प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। तो इसमें मेरा जो है बी ऑप्शन है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, वहाँ पे यूज करेंगे इसका। ठीक है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
38 नंबर में कह रहा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था यानी कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे याद कर लीजिएगा इसको कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में कह रहा है कि जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, शून्य हो जाते हैं। यानी वेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी। यानी कहने का मतलब डोप्ड, कहने का मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर में जो होता है इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। तो वेन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इज, इसका जो है कंडक्टिविटी जो होता है इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कह रहा है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। ठीक है, नॉर गेट का आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं पूरी अच्छा तरह से कि नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताए थे कि और गेट होता है, और गेट और एंड गेट। ठीक है, तो आपको किस तरह से आपको हम बताने के लिए कहने का मतलब किस तरह से समझने के लिए आपको ट्रिक बताए थे कि एंड में देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड में डी लिखा हुआ तो यहाँ पे आपको क्या बताया था कि इसको डी से आप डॉट समझिएगा। ठीक है, डी से क्या समझना है, तो डॉट समझना है। यानी कि अगर हमारा एंड गेट अगर दिया हो रहा है तो इसको जो है वाई बरा आउटपुट जो होगा वह ए डॉट के बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब डॉट हो गया ना तो बच क्या आ गया मेरा, सिर्फ और सिर्फ प्लस, क्योंकि दो ही तो होता है, एक डॉट होता है और एक प्लस होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नॉर लगा दिया है मैंने, एन लगा दिया है, नॉर मैंने नोट, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी इक्वल टू गामा इक्वल टू ए प्लस बी के बार कौन सा ऑप्शन में है, देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कितना आसानी तरीका से आप समझ गए। कहने का मतलब आपको एंड वाला याद रखना है, डी से डॉट याद रखना है, और डॉट मैंने एक हम पता चल गया तो मेरा डॉट हो गया, तो बच गया कौन, पॉजिटिव वाला ही, तो मेरा जो है उस पर बार लगा देंगे। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट इज वाई इक्वल टू ए प्लस बी के बार, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में कह रहा है कि अर्ध तरंगी दिष्ट कर में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है। यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज इन हाल्फ वेव रेक्टिफिकेशन। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो सेम ही रह जाता है। ठीक है, क्या रह जाता है, सेम ही रह जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। यही अगर आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन देता तो यहाँ पे मेरा दोगुना हो जाता, लेकिन यहाँ पे फुल वेव नहीं है, मेरा हाफ वेव है, तो उतना ही आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी फिर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 यानी 50 हर्ट्ज जो है इनपुट दिया जा रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में उतना ही बाहर निकल कर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में कह रहा है कि द्विधारी संख्या 1110 में दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी कि आपको जो है बाइनरी नंबर दे दिया है तो आपको डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे, काफ़ी आसान तरीका बताए थे। क्या, पहले जो लिखा हुआ है आपको जो बाइनरी दिया हुआ है उसे आप लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो दो लिखना है, दो दो इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 इस तरह से आपको लिख देना है, और मेरा जो जीरो रहे उसे डायरेक्ट आप काट दीजिएगा। ठीक है, काट देने के बाद यहाँ पे आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है ऐड के साथ। तो मेरा 1 इंटू 2 के पावर तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा, और 2 के पावर कहने मतलब 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरी को अगर 16 4 20 और ये 30 और 10 तो मेरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी मेरा कैलकुलेट करके आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 30 आ जाता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा चुके हैं कि किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपको बताए थे क्या होता है, 8.854 इंटू 10 के पावर -12 सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हो, 8.854
इंटू 10⁻12 देखिए मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वह सी ऑप्शन के बराबर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको वैल्यू याद कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि द्विध्रुव आघूर्ण में निम्नलिखित में कौन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के लिए कौन सा जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे डिवाई जो होता है डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है, तो इसके लिए कौन सा संबंध हो जाएगा, तो मेरा ए ऑप्शन ही इसका राइट रिलेशन है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो है करेक्ट सही रिलेशन जो है मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप इसे समझ याद कर लीजिएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कह रहा है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। आपको चित्र ये दिया हुआ, इसमें आपको ए और बी के बीच में जो है समतुल्य धारिता यानी द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन फिगर इज। आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जो होगा कैपेसिटी वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए तीन कैपेसिटर दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, लेकिन ये है एक कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ, यानी यह जो है शॉर्ट सर्किटिंग है। तो इससे जो होगा यह मेरा जो है रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो है यह मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन बच जाएगा मेरा सिर्फ दो को बच जाएगा, इस तरह से दो को ही बच जाएगा मेरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, तो मेरा इसका क्या होता है, अब सीरीज में जोड़ा हुआ तो क्या मेरा जो फार्मूला होता है सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है 1/c प्लस 1/c। इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो c 1 + 1 यानी कि सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मेरा c/2 आ जाएगा, c/2 आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यह शॉर्ट सर्किटिंग दिया हुआ है। ठीक है, इससे जो होता है कि मेरा जो कैपेसिटर होता है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, वर्क नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं उन्होंने ले पाता है, इसलिए यह खत्म हो जाता है। तो बाकी बच के दो, तो इसी से मेरा अगर निकाल देंगे क्योंकि यह सीरीज में है, तो इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझते चलिए क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, मैंने राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिलेशन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर। ये देखिए ये सब रिलेशन दिया हुआ है, आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 एम्पियर बराबर जो होता है वह 10⁻³ मिली एम्पियर होता है। ठीक है, ये मेरा जो है करेक्ट रिलेशन है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि मिली मैंने कितना हो जाता है 10⁻³ तो 10⁻³ रखिएगा गुने -3, तो -3 ये दोनों जो है कट कर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो मेरा जो है यही ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में करेक्ट निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन जो है सही करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। तो धारा घनत्व करंट डेंसिटी बराबर जो होता है वो I/A होता है, I/A होता है। तो मेरा जो है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन जो है करेक्ट है ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में करेक्ट प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में संबंध सही है। आपको पीछे भी बताएं कि आर के लिए जो क्या फार्मूला होता है ρ/L/A होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है ρ/L/A, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ये सब काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा टाइम हमको नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर में कह रहा है कि चित्र में आई का मान होगा, यानी द वैल्यू ऑफ आई इन द फिगर विल बी। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको हम बताएं कि किसी भी एक पॉइंट पर जो होता है जितना करंट आता है उतना ही आउटपुट निकलता है। ठीक है, यह किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये करंट कहने का मतलब इधर से आ रहा है, कितना आ रहा है 20 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, और इधर से जो है 10 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर, और फिर इधर से जो है 10 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, 10 एम्पियर। तो कह रहा है कि बाहर इधर जो होगा कितना एम्पियर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल ऐड करके कितना आ गया 20 10 30 10 40 हो गया। तो 40 अगर इन हो रहा है तो मेरा 40 ही आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, 40 एम्पियर ही आउटपुट हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में देखिए 40 एम्पियर दिया हुआ है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी प्रश्न था ये भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में कहे कि विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। तो विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर से किस चीज़ को मेजर किया जाता है, तो प्रतिरोध, धारा, सेल का ईएमएफ, इनमें से कोई नहीं। तो सेल का ईएमएफ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियोमीटर से जो होगा सेल ऑफ ईएमएफ को मेजर किया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में करें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो आपको डायरेक्टली भी आपको याद करा दिए हैं, बहुत बार एक क्वेश्चन किया है कि 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह इतना के बराबर होता है। देखिए किस तरह से निकलता है वो भी आपको आज हम क्लियर कर देते हैं कि 1 किलोवाट, ठीक है, तो 1 से 1 हो गया, किलो के कितना होता है वो 1000 हो जाता है, और वाट जो हो गया
वाट हो गया कितना, तो वाट के लिए जो होता है जूल सेकंड होता है, ठीक है, जूल सेकंड हो गया। और आवर, आवर में कितना सेकंड है, सेकंड कितना होता है, तो 3600 इतना सेकंड होता है, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो इसी को कहने का मतलब इसको कहने में 36 इंटू 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और ये 2 5 है। इसी को अगर पॉइंट अगर बैठा देते हैं तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, अरे पॉइंट इधर इंक्रीज हो जाता है, तो 3.6 जूल हो गया, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगा, आपको इतना अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते चल रहे हैं, ताकि जो है आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मदद मिले, इसलिए आप इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ला होता है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होता है कि टेस्ला बराबर क्या होता है। तो देखिए आपको बता दें कि फाइव बराबर फार्मूला जो होता है, फाइव बराबर जो होता है वो क्या होता है, बी ए होता है, ठीक है, बी ए होता है। तो यहाँ से मेरा फाइव जो हो गया, इसका फाइव बने चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। और ये मेरा बी हो गया, बी हो गया जो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, तो फील्ड का जो क्या होता है, टेस्ला होता है। और आई से हो गया, सॉरी ए है तो मेरा एरिया हो गया, ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम टेस्ला बराबर लिख सकते हैं कि वेबर इधर ई चला आ जाएगा, वेबर बटा के मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी टेस्ला बराबर जो होता है, टेस्ला इक्वल टू जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला इज वेबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में चुंबकीय फ्लक्स को होता है, जस्ट अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज, अभी बताएं क्या होता है, फाइव बराबर जो होता है बी वेक्टर ए वेक्टर का डॉट में होता है। इसी को अगर आप कहने का मतलब अगर इसको डॉट को तोड़िएगा तो बी डॉट ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यही मेरा जो है फाइव बराबर होता है, तो मेरा वेक्टर डॉट वेक्टर में, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू जो हो जाएगा 1 बटा के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरा जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाता है वह बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में कह रहा है कि फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन का ऊर्जा ई इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं, एच सी वाई के लैम्डा, ठीक है, एच सी वाई के लैम्डा। तो सी वाई लैम्डा को क्या लिखते हैं, एच न्यू लिखते हैं, सॉरी न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो मेरा कौन सा किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरा देखिए एच न्यू दिया हुआ है, इसी तरह का मेरा ए ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी फोटोन का ऊर्जा जो हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी और एच है जो मेरा प्लांक कॉन्स्टेंट है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। ए ऑप्शन यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज ए, मेरा ई इक्वल टू एच न्यू, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वह 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, काफ़ी बार ये भी प्रश्न आपको हम कराए हैं, अधिकांश प्रश्न जो है दोस्तों हम पहले भी करवा चुके हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट से कराए हैं। अगर वो सब वीडियो, मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जाके फिजिक्स का पूरा वीडियो जाके देखिए, उसमें काफ़ी अच्छा तरह से बताया गया है, ताकि जो है आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग कराया हुआ है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कराया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो है 57 नंबर का ए करेक्ट हो गया। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में, शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सही है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट आपको पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 आपको सभी ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले 7 को निकाल लेना है कि इसका जो करेक्ट इसका जो बाइनरी होगा वो क्या होगा। तो आपको निकालने के लिए किस तरह से बताए थे, इस तरह से बताए थे, 2 से भागा देते जाना है, ठीक है। 2 से भागा देना कितना मतलब लगेगा, 3 मरतबे, मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 फिर लगाइएगा तो 1 मरतबे लगेगा, 1 आ जाएगा, यानी कि फिर नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है 1 1 1, यही जो हो जाएगा 7 का मेरा जो है बाइनरी कन्वर्ट के आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 1, मेरा ए ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन के लिए जो कौन करेक्ट नहीं है। तो इसका देखिए 0 + 0 0 हो रहा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। 1 + 1 जो होता है 2, मैंने कहने मतलब ये 1 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट हो गया, तो मैंने अब मेरा ऑप्शन जो है मेरा डी यहाँ पे राइट, पूछा जा रहा है कि नहीं है,
तो मेरा डी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में किस ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटने हैं तब, ये आपको बहुत पहले मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत हम बार करा चुके हैं। कहने मतलब ऊंचाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ने क्या मैंने जो जिससे वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कब होगा कि जब मेरा यह जो है प्राइमरी हो गया, यह मेरा सेकेंडरी कॉइल हो गया, इसमें जो N1 हो गया और यह N2 हो गया, यानी मेरा N2 अधिक रहेगा तभी तो मेरा मैंने वोल्टेज जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा तो मेरा जो हो जाएगा कौन N2 अधिक होना चाहिए, तो मेरा N2 अधिक देखिए मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, N2 अधिक और N1 कम, यही अगर स्टेप डाउन होता तो N1 अधिक हो जाता है N2 के। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, काफ़ी बार कराया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हाइड्रोजन वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, यानी बीच ऑफ द सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। जस्ट आपको पीछे हम बताएं कि विजिबल रीजन में कौन होता है, तो बामर श्रेणी होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पीछे हम बताए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर में कह रहा है कि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति, तो आपको यहाँ पे पी बराबर फार्मूला जानते होंगे 1/f, एफ जो होता है मीटर में ही होता है, तो 1/1 यानी कि मेरा जो हो जाएगा 1 डायोप्टर मेरा आंसर आ गया। काफ़ी इजी प्रश्न है, यह सब 10th लेवल का है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे पावर इजकल टू 1 डायोप्टर, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर इज इट्स पावर विल बी 1 डायोप्टर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर में करें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, तो देखिए कंपाउंड दो जो होता है, इसमें दो कहने मतलब दो लेंस होता है। ठीक है, दो लेंस होता है इस तरह का, कहने मतलब एक होता है कि ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है और एक जो होता है आई के नज़दीक होता है, तो आई वाला जो हो गया एफ ई हो गया, इसको फोकल लेंथ से डिनोट करें, एफ ओ को इसके तरह से डिनोट करें, तो ये मेरा आई पीस का जो होता है फोकल लेंथ वो अधिक होता है। ठीक है, एफ ई जो होता है अधिक होता है एफ ओ के अपेक्षा। ठीक है, आपको याद रखना है एफ यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, तो मेरा जो है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ई वाला अधिक होना चाहिए, तो मेरा बी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है अधिक होता है, ग्रेटर होता है ऑब्जेक्ट वाला के अपेक्षा में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर तो काफ़ी इजी प्रश्न है, पहले भी आपको कराया हुआ है कि पतले प्रिज्म में द्वारा न्यूनतम विचलन का कौन होता है, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इन थिन प्रिज्म, तो म्यू -1 × ए, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, काफ़ी बार कराया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है, तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होता है पर अपवर्तन में जो है फ्रीक्वेंसी जो होता है चेंज नहीं करता, बाकी ये सभी जो है चेंज कर जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी आसान ये भी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 66 नंबर कि यदि हवा में प्रकाश का वेग भी ये है, ठीक है, भी और वाटर में जो है भी डब्लू है, तो ओबियसली किस में वाटर करने मतलब प्रकाश का वेग किस में अधिक होगा, एयर में हो जाएगा, तो मेरा कौन सा भी ए अधिक होना चाहिए, तो मेरा बी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, बी ऑप्शन में भी अधिक हुआ भी डब्लू के अपेक्षा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सब 10th लेवल का प्रश्न दिया हुआ है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में करें कि जल का क्रांतिक कौन होता है, यानी कि आपको क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज, वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो इसका आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा 48.75 डिग्री होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे क्रांतिक कोण का वाटर के लिए जो होता है 48 लगभग 49 होता है। ठीक है, 49 डिग्री होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में 48.75 डिग्री दिया हुआ है, तो मेरा डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अगर मदद मिल रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, एकदम सभी जगह फैला दीजिए ताकि आपका दोस्त को भी मदद हो। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा है इसलिए आप लाइक जरूर कर दीजिए, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को 1000 लाइक मिले, तो प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 लाइक इसे ज़रूर पहुँचाइए, ताकि जो है हमका जितना आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा उतना भी आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। इसलिए मेरा जो है सब्सक्राइबर और लाइक ही मेरा हौसला है। ठीक है, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि आप लोग का हम नंबर बढ़ाएं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर में कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है, यानी फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, यानी कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लेकिन फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो फेज डिफरेंस जो होता है फाई इक्वल टू हो जाता है 2n पाई हो जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाई इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। आपको याद रखना है फाई इक्वल टू जो फेज डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा ये हो जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहा है दोस्तों कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई। तो इसमें जो करेक्ट रिलेशन होता है वह डी ऑप्शन दिया हुआ है। आपको याद कर लेना है कि आई इक्वल टू इंटेंसिटी जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, लैम्डा के पावर 4 होता है, ठीक है। लैम्डा मैंने वेवलेंथ के पावर 4 हो जाता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरा डी ऑप्शन में यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि कांच के समांतर पट्टी समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होता है 0, अनंत, 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका कहने मतलब कांच का समांतर सतह की पट्टी का जो फोकस दूरी होगा वह अनंत हो जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इन्फिनिटी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कांच का जो समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी जो होता है वह अनंत होता है। तो दोस्तों यह मेरा जो था आपको टोटल 70 के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको काफ़ी अच्छा तरह से बताएं हैं, फुल डिटेल्स के साथ बताएं। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। एकदम सभी जगह इस वीडियो को फैला दीजिए और जी दान लगा कर मेहनत करिए, और जितना हो सके आप अपना टाइम जो है स्टडी में लगाइए, ताकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। और यह दोस्तों आपको इसमें कितने प्रश्न का आंसर आपको पता था वो हमें कमेंट करके बताइए, और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह का आपको सोल्यूशन किया गया वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस तरह का यह वीडियो आपको लगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।